तो कुछ ज्यादा ही दिन हो गए मोहित को तो। यस मैम। कितने रिटर्न आ गए ऐसे कि बस भरते ही चले गए और खत्म ही नहीं हुआ सिलसिला। नहीं नहीं मैम, रिटर्न का नहीं सीन था, इस समय थोड़ा फूफा जी शांत हो गए हैं तो उधर बिजी। अच्छा हाँ यार, यू टोल्ड मी। वेट फॉर 1 मिनट, 1-2 मिनट वेट करते हैं, जितने लोग ज्वाइन कर ले देन वी विल स्टार्ट। आकांक्षा, हाउ आर यू? मैम फाइन। सेटल हो गई? यस मैम। प्रिया? यस मैम। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट करते हैं, जितने लोग ज्वाइन कर ले। एंड कंपलसरी वीडियो ऑन रखना। गौरव, और ये तो पेन स्टैंड कौन है भैया, नाम तो चेंज करा करो ज्वाइन करने से पहले। शिवम? चलो लेट अस स्टार्ट। एवरीवन कीप योर वीडियोस ऑन। सब लोग के वीडियो ऑन रखो। स्वाति? Who is this pen stand? Is it Neenal? Unmute yourself. Unmute करो उसको. You will find an audio. हाँ. Neenal? Is it you? Yes, ma'am. I think so. अरे you are Neenal, उसमें I think so क्या? नहीं मैम, आई एम मीनल, बट पेन स्टैंड के नाम से मेरा ही अकाउंट है, दैट आई डोंट नो। ठीक है, चलो. So a very good evening to everyone. गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले ये बताओ, how is the studies going? Even if it is like कि टारगेट एक दिन पूरा नहीं होता, is it possible कि 2 दिन बाद कम से कम एक कैटेगरी you have completed? Is it so? Yes or no? Yes, ma'am. थोड़ा स्लोली हो रहा है लेकिन हो रहा है। You have done, Pawan. Keep your video on. Swati, done with the targets. चलो. Some of the students are in IDT and DT. कुछ फर्स्ट ग्रुप के, तो फर्स्ट ग्रुप के तो ज्यादा ज्वाइन नहीं हुए, बट व्हेन इट कम्स टू DT एंड IDT, सबसे पहले मुझे DT के कुछ क्वेश्चन पूछ लेने दो. लेट मी टेक वाइवा राइट नाउ. क्योंकि अगर मैंने पहले ही बोल दिया होता ना कि आई विल टेक वाइवा इन दिस सेशन, तो आधे तो पहले ही आउट रहने दो, आता ही नहीं है, क्या करेंगे ज्वाइन करके. सो इट इज अ सरप्राइज वाइवा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू of entire IDT and specifically मेरे expectation क्लास के स्टूडेंट से हाई रहेंगे, बिकॉज क्लास में मल्टीपल रिविजन किया है.
मेंटरिंग में इट इज नॉट मल्टीपल रिविजन, बट मेंटरिंग में एटलीस्ट आई वांट टू सी कि कर क्या रहे हो, सिर्फ निपट रहा है कोर्स की, एक्चुअल में कोर्स खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिससे मैं पूछती जाऊं वो मेरे को बोलते जाना। आईडीटी का सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज सप्लाई। मॉड्यूल नंबर 1 में सप्लाई चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, मेगा एग्जेम्पशन है। क्या इतनी चीजें कंप्लीट हुई है? प्लेस ऑफ सप्लाई, हैव वी कंप्लीटेड दिस? इतना तो एग्जाम के 2 महीने पहले खत्म हो ही चुका होना चाहिए, इतना तो हुआ है कम से कम, इवन दो इट इज वन टाइम। पढ़ा है ना? यस। सबसे पहले मुझे बताओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कनेक्शन किन किन चीजों पे जाता है? इफ आई टॉक अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सप्लाई की डेफिनेशन में सबसे पहला लिंकेज दिया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। सप्लाई की डेफिनेशन में वो सबसे पहला लिंकेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या है, ये बताएगा सबसे पहले मुझे कार्तिक, तुम बताओ। I'm from group 1 actually. ग्रुप 1, गौरव तुम हो सेकेंड ग्रुप से ना? यस मैम। बताओ। मैम ये सप्लाई में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है तो, और शॉर्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे देखे रखा है? सप्लाई की डेफिनेशन में एकदम डायरेक्ट आरसीएम का लिंकेज। सप्लाई की डेफिनेशन में एक चीज बिल्कुल डायरेक्ट हिट करती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को। नितिन, हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ नितिन। मैम Schedule शेड्यूल one. 3 में जो है ना लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो है ना वो आता है एग्जम्पशन में। शेड्यूल 3 तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो व्हेन इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस तो आरसीएम का काम ही नहीं आता है ना? शेड्यूल 3 इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आरसीएम का तो काम बनता ही नहीं है यहाँ। इवन दो कार्तिक यू हैव क्लियर सेकंड ग्रुप। नो मैम। मैम No, ma'am. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आता कोड है। ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस एकदम डायरेक्ट लिंकेज आरसीएम का इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे। तो चलो अब एक बार पकड़ ही लेते पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। टेल मी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का फर्स्ट लिंकेज जाता है, पहला शुरुआती होती। एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी ना, कि इंग्लिश बोलने का है मैम हिंदी हिंदी। समझ में आता है। ना? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस चालू होता है सेक्शन नंबर 7 में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस देखा जाए तो मैं तो इंपोर्ट कर रही हूँ, परचेस कर रही हूँ, दैट इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई। वो तो सप्लाई है ही नहीं, दैट इज अ परचेस। अब इसको इन्होंने कहाँ कवर करना था? मेरे को रीजन बता दो क्यों इंपोर्ट ऑफ सर्विस को आरसीएम में लाने की इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि सप्लाई की डेफिनेशन में उन्होंने इंक्लूड कर दिया उसको। मैडम जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, उसको कैच नहीं कर सकते आसानी से। कैच करने की जगह क्या मैं एवरेज वर्ड हो गया ना ये कैच करना, क्या मैं बोलूँ वो टैक्सेबल पर्सन, Yes, रजिस्टर्ड taxable पर्सन person. नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, चाह के भी बेचारा यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल ही इज एन एनआरटीपी। जब तक वो एनआरटीपी की तरह रजिस्टर नहीं होता उसका काम नहीं बन सकता, तो उसको मैं कैच नहीं कर सकती। और सबसे पहली चीज सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं ये तो नहीं लिखा है सिर्फ टैक्सेबल पर्सन ही टैक्सेस पे करता है? नो। जीएसटी लिखा है? नो नहीं, एनालिसिस में जाओ, ये लिखा है कि ओनली टैक्सेबल पर्सन पर ही क्या करना है, टैक्सेस रिकवर करने हैं। ठीक है, रिकवरी तो सिर्फ टैक्सेबल पर्सन ही कर पाएगा, पेमेंट तो हम भी करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हर्षा तुम चाहो तो 15 मिनट बाद ज्वाइन करना क्योंकि तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, तुम 15 मिनट बाद आना। चलो, जिन जिन का फर्स्ट ग्रुप है वो 15 मिनट्स बाद एग्जैक्ट आ सकते हैं। ठीक है, चलो, बाकी सुनना है ज्ञानवर्धक बातें तो फिर तुम्हारे ऊपर है, जितना ज्ञान चाहिए उतना लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज इंपोर्ट ऑफ सर्विस मुझे कहाँ दिया है? सप्लाई की डेफिनेशन में। और क्या लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए? विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, कुछ लिखा है वहां पे? यस मैम। लिखा है कंसिडरेशन, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है वहां पे? Whether or not for अगर कंसिडरेशन है तो पहले बताओ, कंसिडरेशन है ए या फिर कोर्स फर्दरेंस के बारे में लिखा है? क्या लिखा है वहां? मैम अगर Consideration कंसिडरेशन है है तो फिर बिजनेस हो या नहीं हो, नो फर्क।
whether But or not in the consider- course of एवरीवन consideration is सेंसेस की there. कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस हो, कोर्स फर्दरेंस बिजनेस हो या नहीं हो चलेगा। अब मुझे बताओ फिर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक लिंकेज कहीं और भी जाता है, तुम्हारा कंसिडरेशन होगा। कोर्स शेड्यूल फर्दरेंस वन। एक बार वो कर दो म्यूट, तुम म्यूट कर दो, सॉरी इको हो रहा है मेरा आवाज। उसमें लिखा है कि इवन दो कंसिडरेशन है, इवन दो ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फिर भी कहीं पे मेगा एग्जाम्शन में कुछ दिया है क्या इसके बारे में? यस मैम। कहाँ पे मेगा एग्जाम्शन में क्या क्या लिंक होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर करता है इंपोर्ट तो एग्जाम्शन है, और क्या क्या आरबीआई इंपोर्ट करता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस? Online का मैम, online ऑनलाइन जर्नल। ऑनलाइन जर्नल वाली सर्विस। यस मैम। तो आर यू गेटिंग कि ये क्या चल रहा है कि लिंकेज चल रहा है? मुझे अब तुम लोग बताते जाओ इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में क्या देख के रखा है? शेड्यूल 1 में मैं बताऊं? इंपोर्ट ऑफ नहीं, सर्विस विदाउट हितांशु तुम बताओ। जी मैम। जी मैम, तुम बताओ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल 1 में कहाँ लिंक होता है? शेड्यूल 1 में मैम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये है कि कंसिडरेशन के पॉइंट में लिंक होता है कि विदाउट कंसिडरेशन वाला शेड्यूल 1 में कवर है, और विद और विदाउट दोनों उसमें कवर है। विथ और विदाउट क्या? सेक्शन 1 सबसेक्शन सी। विथ और विदाउट क्या? विद और विदाउट कंसिडरेशन। विथ और विदाउट शेड्यूल 1 बोल रहे हो ना, तो शेड्यूल 1 तो स्पेसिफिकली विदाउट कंसिडरेशन है। नहीं, शेड्यूल 1 तो विदाउट कंसिडरेशन है, बट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 शेड्यूल वो क्लॉज सी में विद और विदाउट दोनों कवर है। तो विथ और विदाउट क्या है? कंसिडरेशन विथ और विदाउट है या कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विथ और विदाउट है? नहीं मैम, कंसिडरेशन है। कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो कंपलसरी है। देखो अब समझो मेरी बात, क्यों ये वाइवा ले रही हूँ ना मैं, इट माइट बी मोर देन 15 मिनट, बट वाइवा लेने का रीजन ये तो बेस है तुम्हारा जीएसटी का। अगर सप्लाई की डेफिनेशन नहीं आएगी ना तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नहीं हो पाएगा। इन क्वेश्चन नंबर सप्लाई की डेफिनेशन कंसिडरेशन होना चाहिए सेक्शन नंबर 7 में, वेदर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो। फिर कंसिडरेशन को रिमूव करते हैं शेड्यूल नंबर 1 में, लेकिन शेड्यूल नंबर 1 में बोला है कि कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंपलसरी वहां होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन जाएगा तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आएगा, ये चीज याद रखो। फिर इसके बाद इसका लिंकेज तुमको मेगा एग्जाम्शन में मिलता है, और मेगा एग्जाम्शन में कहाँ पे लिंक होता है? जब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल ट्रस्ट तुम्हारा क्या लेता है? सर्विस इंपोर्ट करता है। फिर जब आरबीआई सर्विस इंपोर्ट करता है, निक्की क्या है आरबीआई किस पर्पज के लिए सर्विस इंपोर्ट कर सकता है? शिवम बोलो, जिसको आ रहा है एकदम से अनम्यूट करके बोलो। यस मैम, फॉरेन एक्सचेंज, वो एक्सचेंज के लिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजर्व। निक्की क्लास में अपन थे। yes ma'am, yes हाँ यस तो मेरे को पता है, लेकिन मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आईडीटी की क्लास खत्म, अपना भी पढ़ना आधा तो खत्म ही हो गया होगा, ठीक है? और बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये तो हो गया इंपोर्ट की बात, सिर्फ एक लिंकेज दे रही हूँ क्योंकि अभी इतने लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ पॉसिबल नहीं है, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस का लिंकेज सप्लाई को जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का लिंकेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का लिंकेज तुम्हारा शेड्यूल 1 में तो है ही, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस तुम्हारा मेगा एग्जेम्पशन में भी है। तो तुम्हारा टास्क आज का क्या है? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस जितनी जगह मैंने बोला है ना, तुमको इकट्ठा करके अपने नोट्स में बनाना है। कहाँ? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, शेड्यूल 1 में, देन आफ्टर शेड्यूल 1 मेगा एग्जेम्पशन में, इतनी जगह पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई भी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का देके रखा है, ठीक है? तो ये टास्क लिख लो, तुम्हें ये सारे लिंकेज कंपाइल करने, और इसका वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, बट जितना तुम सुनोगे उतना यहाँ पे नहीं जाएगा, जितना खुद करोगे उससे ज्यादा जाएगा। लिखा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेगा एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेगा एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, शेड्यूल नंबर 1। ये सब इकट्ठा करके अपने को पता होना चाहिए कहाँ पे जाता है, ठीक है? चलो, मुझे कोई क्यों बोलूं, टेल मी हितांशु, तुम ही बताओ मुझे
What is the difference between mixed supply and composite supply? Exact word चाहिए हाँ. मैम कंपोजिट सप्लाई में 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड होती हैं और उनका नेचुरली बंडल्ड होता है, और उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसका टैक्स रेट हम कंसीडर करते हैं. बट इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं होता, और जो हायर रेट की जो प्रोडक्ट हमारे पास या सर्विसेज उसमें इंक्लूड होती है वो पूरे होल प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है. हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होता है, ये बोल रहे हो ना. यस मैम. अच्छा एक चीज बताओ, दो टैक्सेबल सप्लाई हैं, दोनों टैक्सेबल सप्लाई बट दे आर नॉट नेचुरली बंडल. सपोज करो मैंने क्या लिया, मैंने ये माउस खरीद लिया और साथ में मैंने स्टाइलस खरीदा, बोथ आर टैक्सेबल. अब तो दोनों टैक्सेबल सप्लाई हैं, तो क्या मैं बोलूं कंपलसरी दोनों टैक्सेबल सप्लाई ही कंपोजिट हो सकते हैं कि दोनों टैक्सेबल ही मिक्स पे जा सकते हैं? मिक्स पे जा सकते हैं, बट नेचुरली बंडल्ड कंडीशन है. हाँ, नेचुरली बंडल इज द मेन कंडीशन. कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल होगा तब बात बनेगी, और अगर भले ही दोनों टैक्सेबल हैं फिर भी अगर ये नेचुरली बंडल नहीं है तो बात नहीं बनती, वो मिक्स्ड ही रहेगा. ठीक है. अब मुझे कौन बता सकता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 5-6 स्टार, जितने यूनिवर्स लगाने उस पर उतने यूनिवर्स लगा लो, क्योंकि हर बार जीटीए का क्वेश्चन वो देते ही कुछ ना कुछ पॉइंट जीटीए का हर बार होता है. तो इम्पोर्टेंट क्या है मेरा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. कौन मुझे कंप्लीट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अलोंग विद द लिंकेज विद मेगा एग्जेम्पशन बता सकता है? और एक जना बताएगा, बाकी लिख के मुझे बता रहे. तो मेरे पास 5 मिनट का टाइम लिखने के लिए, और एक बताएगा. वो एक कौन होगा? स्वाति. Ma'am, I don't remember mega exemption. ठीक है. मीनल. मैम एकदम से आई कैन ट्राई. हाँ ट्राई करो ना, वही तो चाहिए. मैम एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में अगर सप्लायर है उसने 5% रेट ऑप्ट करा है तो उसमें हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. और सॉरी 12% अगर ऑप्ट करा है तो, और अगर 5% के लिए ऑप्ट करा है तो उसमें हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 7 केसेस अगर सर्विसेज प्रोवाइड करिए 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन को तो ही लगेगा. जैसे पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी, सीटीपी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, उन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन दिस तो फिर वो मेगा एग्जम्पशन में कवर हो जाएगी. ठीक है. लेकिन अगर पर्सन रजिस्टर्ड है, रिसीवर जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो पर्सन इफ ओनली रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस और टीसीएस लाइक गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल एजेंसी वगैरह, तो फिर उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा, वो मेगा एग्जम्पशन. ठीक. अब मुझे बताओ, अभी इसने क्या बोला, इसने बोला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सबसे पहले तो ये स्टार्ट करो, खुद जीटी अगर मेरा रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो तब क्या होगा? जीटीए भी तो रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड हो सकता है, तब क्या करेंगे पहले बताओ. अनरजिस्टर्ड जीटीए पे आरसीएम लग सकता है यस, या फिर फॉरवर्ड भी लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन आईसीआई का जो है, आईसीआई के क्वेश्चन में अनरजिस्टर्ड जीटीए पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे. बोलो, तुम लोग ने क्वेश्चन भी किए होंगे ना टारगेट्स में. तो अनरजिस्टर्ड जीटीए का क्या करोगे? आरसीएम में हो सकता है मैडम. अनरजिस्टर्ड जीटीए आरसीएम में हो सकता है, बट मैं बताऊं जीटीए इज द सर्विस प्रोवाइडर. प्रोवाइडर. हाँ प्रोवाइडर को आरसीएम तो लगता ही नहीं है. मैम आरसीएम या अप्लाई तो होगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम में हाँ. टैक्सेबल टैक्स, हाँ. और अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो फिर एग्जाम्प्ट. वो एग्जाम्ड होगा. अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो अनरजिस्टर्ड हूँ मैं, जीटीए में अनरजिस्टर्ड हूँ. मैं रजिस्टर्ड को दे रही हूँ तो भाई मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ. अब मैं 5% एंड 12% का चॉइस क्या करूंगी? आर यू गेटिंग कि वो माइन्यूट सा जो डिटेल है क्या छोड़ रहे हो कि रजिस्टर्ड ही तो वो है जो टैक्स कलेक्ट करेगा. अब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो मैं 5% भी क्यों करूंगी, मैं 12% भी क्यों करूंगी? तो टारगेट नंबर 2 तुमको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि अनरजिस्टर्ड जीटीए का क्या करोगे.
क्योंकि ये क्वेश्चन है अनरजिस्टर्ड जीटीए पे। इंस्टीट्यूट ने बोला अनरजिस्टर्ड जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहा है। लिख लो टारगेट नंबर 2। प्रिया तब तक तुम मुझे ना लिख के बताओ, सिर्फ तुम, है ना, तुम्हारा तो आईडीटी एग्जाम है, तो तब तक तुम डीटी का मुझे क्या लिख के बताओगी? एक तो बिजनेस ट्रस्ट का पूरा डिटेल, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के बाद इन्वेस्टमेंट फंड, और तुम साथ में लिख के दो मुझे, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सिर्फ प्रिया के लिए, बाकी कोई नहीं करेगा ये, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे पवन, अब तुमको आंसर करना है। बहुत दिन हो गए अपन गायब है, तो अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे अब ये बताओ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो मान लिया कि सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन तुम ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिसिपिएंट कौन होगा? पवन बताओ, हु इज द रिसिपिएंट? मैडम 1 सेकंड क्वेश्चन। हाँ, पार्डन ना, मुझे पता है, फिर से पढ़ना पड़ता है ना हमको। हाउ टू आइडेंटिफाई रेसिपिएंट इन केस ऑफ जीटीए? जीटीए के केस में रेसिपिएंट कैसे आइडेंटिफाई होगा? रेसिपिएंट सर्विस नहीं, आरसीएम का क्या हुआ? बेसिक है ना अभी। इफ इज रजिस्टर नहीं, मोहित बोलो। मैम अगर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही हमारे पास एक ना ट्रिगर है रिसिपिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वही रिसिपिएंट होता है, और ये वर्डिंग भी तुमको क्वेश्चन में और मिलेंगे। इस मैम मैम जो पेमेंट कर recipient रहा is है, a person who pays the freight. जो फ्रेट पे करता है, रिसिपिएंट वो पर्सन है जो फ्रेट पे करता है, पेमेंट नहीं करता। पेमेंट तो कोई भी करेगा। कंसिडरेशन की डेफिनेशन में जाओगे तो कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है। फ्रेट जो पे कर रहा है, फ्रेट पे करने वाला रेसिपिएंट होगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, पवन स्पेसिफिकली यू आल्सो, ठीक है। चलो, तो मुझे फ्रेट पे करने वाला पता चल गया कि रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट बिलोंग टू 7 कैटेगरी। चलो ये भी अच्छा हुआ कि हमारा रेसिपिएंट क्या है, 7 कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है दैट इज फॉर 7 कैटेगरी का पर्सन। व्हाट इज जीएसटी लायबिलिटी? मेगा एग्जाम्पशन में होगा। मेगा एग्जाम्पशन में कवर्ड है ना मैम, ऑर्गेनिक मैन्यूर। आर यू गेटिंग? अगेन तुम्हारा जीटीए भी कहाँ पे लिंक होता है? इवन तो तुम्हें लगेगा कि वो टैक्सेबल होने ही वाला है, क्योंकि 7 कैटेगरी वाली चीजें, मीनल ये चीज तुमने नहीं बोली। यस मैम। तो तुम्हें अब वहां पे किसको लिंक करना है जीटीए में? जीटीए, आरसीएम, मेगा एग्जेम्पशन, 3 चीजें लिंक होंगी। अब फिर से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, और ये गुड्स, ये ऑर्गेनिक मैन्योर और ये सारी डिफेंस मटेरियल वाली चीजें नहीं है, लेकिन कंसाइनमेंट वैल्यू कितना है? कंसाइनमेंट वैल्यू 1800। टैक्सेबल है मैडम, 1500 के ऊपर गया तो 1500 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 1500 पे टैक्सेबल होगा? नहीं 1500 से ज्यादा मैम। हाँ, ज्यादा होगा तो टैक्सेबल 15। अच्छा, सिंगल कंसाइनमेंट 750। 750। तो अगेन गेटिंग, अब तुम्हें क्या दिमाग में रखना है? जीटीए विल बी लिंक्ड टू आरसीएम, जीटीए विल बी लिंक्ड टू मेगा एग्जेम्पशन, ठीक है। ये 3 चीजें ध्यान रखना। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है गौरव? केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। केटरिंग सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? वो लेट्स से स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी, इनको ही प्रोवाइड कर रहे हैं। टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? एग्जाम्प्ट है। अगर 12th एग्जाम अप टू 12th मैम एग्जाम। अप टू 12th और इक्विवेलेंट जो है उनके लिए प्राइमरी और 12th तक का था। बस मैं यही चाहती थी कि तुम ये गलती करो, ये गलती है। याद रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनको,
तब बात अलग होती है, और जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तब बात अलग होती है। व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कर रहे हो तब ये हायर सेकेंडरी वाले पॉइंट्स देखे जाते हैं, बट जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब ये सब चीजें नहीं देखी जाती। और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मेंटरी में डाउट भी था, पॉइंट आउट कर लो इन चीजों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये 2 बाय पे ही खेलेगा तुम्हारे मेगा एग्जामिनेशन में, आइदर 2 आइदर बाय। ठीक है, लिख लिया? क्योंकि देखो मैं ज्यादा टाइम लिखने का यहाँ नहीं दे पाऊंगी, तो जो जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे मॉड्यूल 1 का मैं वो बता रही हूँ साथ साथ में। देन मुझे बताओ, शिप है, शिप के ऊपर क्या है? रहने की जगह है, दैट इज क्रूज। ठीक है, निक्की अभी नहीं बोलेगी। क्रूज पे हमको क्या करना है? रहने करने की जगह है, तो तुमको अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डिफाइन करना है तो जनरल रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा या कोई स्पेसिफिक रूल है? बोलो बोलो बोलो, टेल। क्रूज पे हम रहने गए, मैम जनरल रूल ही लगेगा। क्रूज पे मैं रहने जा रही हूँ, क्रूज की प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है मुझे, तो क्या कोई जनरल रूल है वहां पे या फिर कोई स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल होता है? जनरल। निकी तुम्हें याद आ रहा है कुछ? मैम नंबर ऑफ डेज स्टे ऐसा कुछ है ना? प्लेस ऑफ सप्लाई में नंबर ऑफ डेज क्यों देखेंगे? वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिवाइड करने के लिए। जहाँ पे ऑन बोर्ड होता है वहाँ पे मुझे याद है। यहाँ पे जहाँ पे पैसेंजर ऑन। क्यों की क्लास? क्या मतलब है मेरे मल्टीपल रिवीजन का? ऐसे पानी पानी कर दिया तुमने मेरे मल्टीपल रिवीजन को। तो मैम अकोमोडेशन फैसिलिटी का कुछ है? एकोमोडेशन कौन बोला? एकोमोडेशन सर्विस वाली चीजें कहाँ पे मिलेगी तुमको? याद करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि तुम सब कुछ याद रखोगे लेकिन भूल जाओगे कि हाउस बोट वगैरह ये सारी चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और तुम सच में भूल गए। याद आया? हाँ, अब तो यस बोलोगे। अब बोल के क्या लिखो ये भी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हाउस बोट वगैरह भी इंक्लूड होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक क्या प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल दिया है। अब बता दो वो क्या है, बोलो। अब सेक्शन तो बोलो क्या था वो, क्या बोलोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सेक्शन 12(3). अरे बोलो तो सही। अब मैंने बोल दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका वो कुछ तो कीवर्ड्स है ना जिसके बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हो तुम। मैम 12 मैम प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और intended to be located. और intended intended to to be be located। ठीक है, Intended to be located. मुझे बताना वो बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या होता है और उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मैम प्लेस ऑफ सप्लाई इज द registered place of business of such person. प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन मैम, जो डायरेक्शन दे रहा है अपने प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल हो जाएगा मैम। और 10(1) में हो जाएगा जिसको एक्चुअली रिसीव हुआ है। गलत बोला। बिल्ड टू मैम शिप जिसके नाम, हाँ बोलो। जिसके नाम से बिल बन रहा है, इनवॉइस जिसके नाम से बट मैम ना गलत है, और बोलो। मैं फिर से बोलूँ मैम, ये हाँ 10(1)(b) में होगा, ये थर्ड पर्सन का जो प्लेस है, जो डायरेक्शन दे रहा है उसका प्लेस हो जाएगा। और वही तो गलत जा रहा है। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में पहली चीज सेक्शन लर्न करना है, सिर्फ सेक्शन, वो 10(1)(b) तक छोड़ दो, सिर्फ सेक्शन लर्न करोगे मोर देन सफिशिएंट है। सेकेंड चीज, जब बिल्ड टू शिप टू मॉडल है या फिर एंटायर, पहले मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करूं, एंटायर प्लेस ऑफ सप्लाई में एक बात याद रखना, कीवर्ड्स प्ले वाइटल रोल। तुम्हें एज इट इज लिखना होगा, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो वही लिखना पड़ेगा। सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, याद है मैंने बोला था प्रिंसिपल के ऑफिस में बिल लेने जाना पड़ता है, क्या मतलब है तुम्हारे मेमोरी टेक्निक का? तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आता है तुम्हारे बिल्ड टू शिप टू मॉडल में, और ये याद नहीं रहता है। ये अब तक मैंने जितने स्टूडेंट से बार बार पूछा है वो भूल जाते हैं। तो रिमेम्बर, बिल्ड टू शिप टू पे भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, बिल्ड टू शिप टू में कितने सप्लाई?
और इसका लिंकेज, रुको, इसका लिंकेज तुम्हारे और भी चैप्टर से जाता है जो मॉड्यूल नंबर 2 में है। कहाँ पर बताना? ई-वे बिल में भी इसका है, टीडीएस में भी इसका लिंकेज है। बताओ। तुम समझ रहे हो मैं क्यों पूछ रही हूँ ये? पहली चीज, डिमोटिवेट होने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये रियलाइज कराना वी हैव 2 months। पहली चीज इसलिए। सेकेंड चीज, अगर ये लिंकेज नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इसीलिए सॉल्व नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही लिंकेज है, और वही हमारा बेचारा 14 मार्क्स का होता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो तुमको लिंकेज याद रखने पड़ेंगे, और याद ऐसे रखो, एक छोटे बच्चे में जैसे याद करने की वो होती है ना कि मुझे पता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ये होगा, पहले समझो, समझना, देन उसके बाद लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि लर्न नहीं होगा तो तुम क्या वहां पे सोच रहे होगे ये सब बैठ के कि मुझे वहां क्या लिखना है? अभी तो ताजा ताजा तुमने अभी सारी रिकवर करे ना, मेरे टारगेट सब लोग ने पूरे करते गए, तो फिर वो टारगेट्स पूरे निपटाने नहीं है, तुमको खत्म करने वो सारे टारगेट्स अच्छे से। ठीक है, तो बताओ, ये तो हो गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद मुझे एक चीज बताओ, ये लिंक होता है ई-वे बिल में, तो ई-वे बिल में इसको क्यों लिंक किया? बोलो, ई-वे बिल में क्यों लिंक किया? One e-way bill will be created. for एक ई-वे बिल क्रिएट होगा कि 2 ई-वे बिल क्रिएट होने चाहिए? एक ही दो होने चाहिए। एक होगा। अब देखो, एक ही होगा। मैं सप्लायर, सामने वाला कौन है? रिसिपिएंट, ठीक है, और मेरे रिसिपिएंट ने बोला तीसरे को भेज दो, उन दोनों के बीच में अलग सप्लाई चल रहा है, और मेरे और रिसिपिएंट के बीच में सप्लाई अलग चल रहा है, तो मैं मेरा ई-वे बिल बनाऊंगी, वो अपना बनाने के लिए देखेगा। 1 वाला यहाँ पे नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जब सप्लाई मैं कर रही हूँ जिसको, हम दोनों का ई-वे बिल अलग जनरेट होगा, और ई-वे बिल जनरेट करने के लिए प्रिंसिपल कंडीशन क्या है? बताओ, ई-वे बिल जनरेट करने की प्रिंसिपल कंडीशन। मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स। और सप्लाई नहीं है तो भी चलेगा? यस, चलेगा मैडम। यस मैम। तो Yes, ई-वे ma'am, बिल job के लिए करते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स होना कंपलसरी है, सप्लाई होना हो, तो मैं जब उसको सप्लाई कर रही हूँ तो एक ई-वे बिल बनेगा, और उन दोनों का वो अपना देखते रहेंगे कि ई-वे बिल जनरेट करना है या नहीं करना। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ? तुम हाँ पे यहाँ मिलाते जा रहे हो। ओ मैम, टू वे क्योंकि बिल्स। मूवमेंट तो मेरी तरफ से ही हो गया ना, समझो, मैंने तो मूवमेंट कर दिया, मेरी तरफ से मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट तो एक है लेकिन सप्लाई 2 है। तो स्वाति वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि एक ही ई-वे बिल जनरेट होगा। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो ना, तो इसको भी ओपन रखो, बस ऐसे नहीं कि हाँ मैम बोल रहे हैं या सर बोल रहे तो हाँ 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 हाँ, वो हाँ हाँ मत करते रहो भाई साहब। My clients are generating two way bills. ma'am. तो फिर आप उन क्लाइंट्स को बता देना कि मूवमेंट तो एक ही है, कि मूवमेंट है यहाँ। Yes, yes, yes. चलो, सो बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। अभी मॉड्यूल नंबर 1 का मैं तुमको थोड़ा सा वेटेज बता रही हूँ। हर्षा तो बोलेगी ना मूवी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्या करे? ठीक है, चलो तुम या तो एक काम करो, अपना पढ़ लो, जब होगा मैं आवाज लगा दूंगी कि आजा हर्षा। ठीक है, चलो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल नंबर 1 फॉर आईडीटी, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? ओनली योर मॉड्यूल नंबर 1, उसको इतने अच्छे से करना, उसको इतने लिंकेज के साथ करना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा मॉड्यूल नंबर 1 35 मार्क्स तक का आ सकता है, सिर्फ मॉड्यूल नंबर 1। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई का जनरली होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो वैसे ही सारे मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं? सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम, देन तुम्हारा मेगा एग्जेम्पशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे तो हो ही गए, मतलब 5 से 6 तुम्हारे चैप्टर सिर्फ किस में मिलेंगे, और रजिस्ट्रेशन भी उसी में होगा, क्योंकि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई। फिर तुमको आईटीसी कैलकुलेट करना है, तो आईटीसी का चैप्टर भी वहीं पे मिलेगा। फिर आईटीसी कैलकुलेट होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स में जो रूल दिया है कि तुम कैसे, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी का दिया है, रूल नंबर 49 में दिया है ना तुमको, पेमेंट ऑफ टैक्स में। तो आर यू गेटिंग? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 6 से 7 चैप्टर का मिक्सचर है, तो इसीलिए मॉड्यूल नंबर 1, सिर्फ मॉड्यूल नंबर 1 30 मार्क्स से 35 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो क्या मैम इसमें लिंकेज जरूरी है? 101% लिंकेज जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
मॉड्यूल नंबर 2 में आईटीसी के एक एक क्वेश्चन को लिख के करो, क्योंकि आईटीसी तुम सिर्फ तब सॉल्व कर पाओगे जब मॉड्यूल नंबर 1 खत्म होगा। जो बच्चे पहले आईटीसी स्टार्ट करते हैं उनको आईटीसी टफ इसीलिए लगता है क्योंकि आईटीसी सिर्फ एक मेथड है और ये मेथड हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है। तो यू हैव टू डू आईटीसी ओनली एंड ओनली आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, आईटीसी के हर क्वेश्चन को लिख के देखना मैंडेटरी कंपलसरी, और उसमें भी रूल नंबर 43, क्योंकि मैं जब रूल नंबर 43 ढंग से पूछती हूँ ना तो वो बोलने में हमको अभी भी ऐसा होता है कि पता नहीं रूल नंबर 43 क्या है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस अभी मेंटरिंग में भी रह चुका है कि हम सोचते हैं कि क्या बोल रहे हैं, सच भी है या सही भी है कि नहीं। तो फोकस ऑन रूल नंबर 43। ठीक है, देन तुम्हारे लिए मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक से तुम्हारे टेस्ट चालू हो रहे। सैटरडे को और संडे को तुम्हारे टेस्ट होंगे। 3 आवर्स का टेस्ट रहा करेगा। बेसिकली हम 3 टेस्ट लेंगे और तीनों एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब 2 से 5 बैठ जाना। समझ लो कि तुम्हारे नेक्स्ट मंथ, दैट इज अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, हर सैटरडे संडे तुम्हारा टेस्ट होगा डीटी एंड आईडीटी का। अब ये जो तुम्हारे पास दिन बचे हैं, एग्जैक्ट 5 दिन है, 5 दिन में जितना एलिमेंट्री बचा है ना, क्योंकि ए और बी के कैटेगरी मैंने सारे दे दिए टारगेट्स में, अब सिर्फ एलिमेंट्री बचा है जिसमें मिसलेनियस प्रोविजन आईडीटी का छोड़ देना, उसमें सिर्फ एंटी प्रॉफिटेरिंग वाला पढ़ना, सिर्फ एंटी प्रॉफिटिंग और कुछ भी नहीं। तो मैं तुमको एक बना के दूंगी ए बी एंड सी, जिसमें तुम्हें सिर्फ मेरे माइंड मैप्स करने हैं। सारे के सारे रिविजन वीडियोस तुम्हारे ऑलरेडी कहाँ पे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे डले पड़े। तुम्हें माइंड मैप्स कल एक्सेस मिल गया है, सारे माइंड मैप्स का जो आईडीटी के मेरे क्लास में थे उनको मिला है। ठीक है, और जिन्होंने मेंटरिंग स्पेसिफिकली लिए उनको दिया है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने माइंड मैप्स जिनको मिल गए, तुम्हें मॉड्यूल नंबर 3 सिर्फ माइंड मैप से करना है, सिर्फ माइंड मैप। लिख लो भले, मॉड्यूल नंबर 3 ओनली फ्रॉम माइंड मैप एंड बांगर के क्वेश्चन और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, ताकि हमको सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हमारा एसएम कवर हो गया। अब करोगे क्या सेकंड नंबर पे, जब तुम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन कर चुके हो, पहले तुम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन करोगे, फिर बांगर पे जाना। अब मैम बांगर सॉल्व करते वक्त टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन मेरे सामने वापस आने लग जाएंगे, ऑब्वियसली होगा ये तो। आर यू गेटिंग कि जब तुमने टेस्ट योर नॉलेज सॉल्व कर लिया, बांगर करोगे तो ऑब्वियसली तुमको क्या मिलेंगे, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। तो तुम्हें बांगर में क्या लिख लेना है, TYK2, मतलब क्वेश्चन नंबरिंग दे दो वहां पे। क्या करो वहां पे, क्वेश्चन नंबरिंग दे दो। क्या होगा इससे, नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिर्फ अब क्या करना है, बांगर सॉल्व करना। तुम्हें पता होगा ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन थे जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। समझ रहे हो ये बात कैसे करना है। तुम्हें क्या करना है, टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चन की नंबरिंग बांगर में कर लेनी है। इसका मतलब तुम्हारी ओवरऑल एसएम कहाँ पे आ गई, तुम्हारी बांगर में। और रही बात माइंड मैप की, तो माइंड मैप एंटायरली मेरे स्टडी मटेरियल से ही बनी है। तो एक बार मैंने तुमको रीडिंग बोली है स्टडी मटेरियल की, आई होप टारगेट्स के टाइम तूने स्टडी मटेरियल की रीडिंग कर ली। अब सिर्फ माइंड मैप करना, सिर्फ माइंड मैप। और 10 बुक को फॉलो मत करो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक मत पढ़ना। अब सिर्फ तुम्हारे लिए क्या होगी, मॉड्यूल नंबर 3 बांगर एंड माइंड मैप। मॉड्यूल नंबर 1 तुम्हारा जो है, जो तुम्हें प्रेफरेबल लगता है। अगर बांगर से अब तुम्हें दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट इजीली मुझे समझ में आ रहे हैं क्योंकि मैं स्टडी मैट एक बार पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, तो सिर्फ तुम जब एग्जाम के लिए एक दिन पहले बैठोगे ना, सिर्फ बांगर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, साइड में माइंड मैप्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है कैसे करना है। इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि जब तुम 1.5 दिन का वो टाइम होगा ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ माइंड मैप इधर होना चाहिए, इधर बांगर होनी चाहिए, सिर्फ ये तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए। इतनी सारी बुक्स नहीं होनी चाहिए, तुम वेराइटी ऑफ बुक्स वहां पे लेके बैठते हो नहीं। और एग्जाम के पहले बार बार सिर्फ यही बुक्स को पढ़ना कि तुम्हें एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाना चाहिए, एक इमेज कि यार इस साइड पे कुछ ऐसा लिखा था, इस साइड पे ऐसा लिखा था, जिससे तुम्हारे दिमाग को पता होगा कि ये ढंग से पढ़ लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो सबसे पहले तुम्हें टेस्ट का शेड्यूल कल या परसों में मैं दे दूंगी। ये 5 दिन तुम जान लगा दो सिर्फ डीप। देखो जो फर्स्ट बुक में उनको थोड़ा तो अब मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, फर्स्ट बुक वालों को तो कवर करना है, साथ में तुम्हारा FRB और ऑडिट भी। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ सेकंड ग्रुप में, उनको ये 5 दिन में जितना एलिमेंट्री बचा है सब कुछ करो। कस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टम। तुम्हारा
आईडीटी और डीटी पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा ये टारगेट यहाँ पे। अब स्वाति ने लेट ज्वाइन किया है, बहुत ही लेट है, तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल हो तुम इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेरियस एंटिटी, टीडीएस, टीसीएस और असेसमेंट प्रोसीजर, ये चार जितना ज्यादा कोशिश कर सकती हो अच्छे मैनर में उतना कोशिश करो, क्योंकि यही वो टॉपिक्स है डीटी के, इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेरियस एंटिटी, टीडीएस, टीसीएस एंड असेसमेंट प्रोसीजर जो आते ही है। टीडीएस, टीसीएस हमेशा 8 मार्क्स का होगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन हमेशा 30 मार्क्स का होगा, वेरियस एंटिटी कई बार 20-25 मार्क्स का भी होता है। लिखना है लिख लो, लिखो। सबसे पहले डीटी, इसका मैं एनालिसिस शीट दूंगी तुमको डीटी का, जिसमें पास 4 पेपर्स का सब कुछ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन की पोजीशन क्या होती है। हमेशा टॉपिक भी तुमको ये दिखेगा, हमेशा दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 चैरिटेबल ट्रस्ट ही होता है। उसके बाद अगर तुम एबीसी पे जाओगे तो बी पे अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो हमेशा बी पे ही तुमको इंटरनेशनल टैक्सेशन मिलेगा उस पेपर में। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि वो 10 मिनट पता हो कि वो 10-15 मिनट में मुझे पता चल गया कि बी पे मेरे को इंटरनेशनल मिल रहा है और इंटरनेशनल इज माई स्ट्रॉन्ग। बी खोलते जाओ, तुम्हें इंटरनेशनल दिखता जाएगा वहां पे। और ये प्रैक्टिस वहां मत करना, अब तुमको टारगेट्स मिलेंगे पेपर रीडिंग के, तो यहीं पे करना है। 15 मिनट लगा के तुम्हें पेपर समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ क्या पोजीशन है। ठीक है, सो फॉर दैट ये तुमको मिल जाएगा आज। इसमें लिखा हुआ है पास 4 पेपर का कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन की क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। इनफैक्ट मार्क्स भी लिख के रखे, और तुम अगर मार्क्स देखोगे तो तुम्हें ये जो 4 चैप्टर्स है ना, इन 4 चैप्टर्स के अलावा कुछ दिखने वाला भी नहीं है। तुम जो सोचते ना डीटी इज वेरी वाइड, तो ये जो 4 चैप्टर है, टीडीएस, टीसीएस ऑलवेज 8 मार्क्स, असेसमेंट प्रोसीजर आता ही है, वेरियस एंटिटी, देखो जब इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 किया तो ये 20, और जब इंटरनेशनल टैक्सेशन को कम किया तो वेरियस एंटिटी क्या हो गया 40 मार्क्स। ये 4 चैप्टर अगर तुम बहुत थरली करते हो, और उसके बाद गार के प्रोविजंस एंड पेनाल्टी, यही तुम्हारे पेपर में तुम्हें मिलने वाला है। और ये पास 4 अटेम्प्ट है, तुम अब इसके जितने भी अटेम्प्ट के निकाल के देखना है देख लो, तुम्हें हमेशा यही मिलने वाला है। इधर भी देख लो, इंटरनेशनल, वेरियस एंटिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस, टीसीएस। कोई टोटल करना जानता है तो बता दो कि कितना। यही क्या मैं बोल दूं 60 मार्क्स तो यही होंगे तुम्हारे। सिर्फ इंटरनेशनल एंड वेरियस एंटिटी के ही 60 मार्क्स है, उसके बाद तो ये 10 मार्क्स 16 मार्क्स एक बोनस है। सो आर यू गेटिंग द पेपर पैटर्न? थोड़ा सा अपने दिमाग को ईज पे लाओ कि तुम्हें ये 4 चैप्टर्स जो हैं एकदम प्रिसाइसली पता होना चाहिए। सेकेंड चीज, रिवीजन अब हमेशा क्वेश्चंस के करना, प्रोविजन के नहीं। तुम लोग की गलती होती है, तुम बार बार प्रोविजन रिवाइज करते हो। तुम्हें एप्लीकेशन बार बार सीखनी है तो बार बार क्या करोगे? अब जब भी मैं रिवीजन का टारगेट दूंगी, पहले तुम क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, तुम्हें क्वेश्चंस आने चाहिए। और टू योर सरप्राइज कई बार इंस्टीट्यूट एक जैसे क्वेश्चन देता है और उसी को एडजस्टमेंट को इधर उधर करता है। तो मेक अ प्रैक्टिस कि तुम प्रोविजंस को क्या करोगे, बार बार रिवाइज करने की जगह क्वेश्चन को पहले रिवाइज करोगे, और जहां लगा यार ये प्रोविजन याद नहीं आ रहा, फिर उठाना बुक। ठीक है, और क्वेश्चंस के रिवीजन के बाद फिर तुम क्या करना, पूरी एक बार बुक का प्रोविजन रिवाइज कर लेना। क्यों मैम ऐसा क्यों करवा रहे हो रिवर्स में? तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से ज्यादा प्रोविजन से तुम्हारे क्वेश्चन उठते हैं। मतलब वो सेक्शन मेरे ए कैटेगरी हैं, और वो एक कैटेगरी को मेरे को बार बार रिवाइज करना है, और बाकी के मुझे पता होना चाहिए। तो आर यू गेटिंग द वे ऑफ डूइंग एक्चुअल स्टडीज? क्वेश्चन को मल्टीपल रिवीजन नीडेड है, ना कि प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन करके तुम अप्लाई नहीं करके आए तो करोगे क्या यहाँ पे? गेटिंग? तो वेदर इट इज डीटी, वेदर इट इज आईडीटी, पहले क्वेश्चंस रिवाइज होंगे, फिर प्रोविजन रिवाइज होंगे, और तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा। अभी पास्ट पेपर्स कब उठाने सब मैं बता दूंगी, बट बेसिकली अब जब तुम्हारा नेक्स्ट वीक से ये 5 दिन बाद मैं रिवीजन शेड्यूल करूंगी, तो रिवीजन शेड्यूल में आप क्वेश्चन पहले उठाना, फिर प्रोविजन, पहले क्वेश्चन फिर प्रोविजन। अब मैम लिखने का क्यों स्पीड बहुत जरूरी है? ऐसा कुछ है क्या कि बहुत स्पीड जरूरी है? तो देखो, ये आईना मैं हर क्लास में दिखाती हूँ, बार बार दिखाती हूँ।
मान लो कि तुम सिर्फ 10-10 मार्क्स का छोड़ के आ रहे हो, सिर्फ 10 मार्क्स का हर पेपर में, है ना हर्षा? अपन तो सिर्फ 10 मार्क्स का हर पेपर में छोड़ के आएंगे, ऐसा मान लेते कि इतनी अच्छी स्पीड है कि 90 का भी करके आ जाएंगे। वो भी क्या है, मान लिया हमने 40 मार्क्स गए। तो इसका मतलब अगर मुझे 400 का था टारगेट, ऑलरेडी मेरा तो 360 हो गया। चलो ये तो हुआ जो हम छोड़ के आए। फिर वो क्या जो हमको आया ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि 100 में से 100 मार्क्स का तुमको आता होगा। तो एक काम करते 10-10 मार्क्स एक और निकाल लेते जो हमको आए नहीं। अच्छा मैम 80 मार्क्स गायब हो गए क्या? 400 में से 80 मार्क्स जाते तो 320 आते हैं। चलो 320, अब इस 320 में से ये तो आया नहीं, और वो क्या जो गलत है। तो और मान लेती हूँ मैं कि 10-10 मार्क्स का ही ले रही हूँ अभी मैं, कितना मिनिमम चल रहा है कि 10-10 मार्क्स का मेरे को नहीं आता, तो फिर 40 मार्क्स कम करने हैं। तो बताओ 320 में से 40 माइनस करके आजकल कितने होते हैं? ओहो, इसके लिए कैलसी चाहिए। 280 280 में से 200 लेके आने हैं। अरे ये तो कितना इजी हो गया ना। आर यू गेटिंग कि कितना सिंपल मैथ्स है कि एक्चुअल में 280 में से 200 लेके आने। हम तो मैम 100 में से 35 पे अटक जाते, तो तुम समझ रहे हो पास परसेंटेज कम होने का रीजन। तो मैम मैं रूल आउट क्या करूं? पहली चीज, जो नहीं आता वो तो रूल आउट कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो 40 नंबर तो बचा सकते ना, कौन से? स्पीड वाले। वही तुम्हारे हाथ में, सिर्फ वही तुम्हारे हाथ में। कौन सी चीज? वो 40 मार्क्स जो तुम्हारे स्पीड में खाता है वो। इसका मतलब मैम स्पीड कैसे आएगी? चलो अभी अपन क्या करते हैं, रेसिंग लगाते हैं, दौड़ते हैं। दौड़ लोगे एकदम से, या फिर थोड़ा सा दौड़ के? इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके पहले भी तो प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस एकदम से वो 3 घंटे में तो आ नहीं जाएगी। यू आर नॉट रजनीकांत। तो इसका मतलब वो कहाँ से चालू होगा? ये प्रिपरेशन फेज में जो हाईली नेग्लेक्टेड है, राइटिंग प्रैक्टिस। और चलो वो भी छोड़ दो, आज मैं तुमको अभी की अभी बोलती हूँ कि मुझे लिख के बताओ कुछ, तो तुम्हें भी पता है ना कि तुम्हारे लिखने में तुम सोच रहे होगे कि लिखना क्या है, वर्ड्स क्या लिखना है। तो अगर मैं अभी के अभी तुमको बोलूं, हर्षा कंगे, ये सबसे परेशान प्राणी है मेरी बैच की। चलो हर्षा, तुम मुझे अभी के अभी क्या लिख के दे रही हो? वापस कारो के फर्स्ट 5 सेक्शन वो लिख के दो, क्लॉजेस कारो के फर्स्ट 5, जिसमें एक एक डिटेल होनी चाहिए, ठीक है? और बाकी के लोग मुझे क्या लिख के देंगे? तो अच्छा ही देती हूँ ना कुछ। चलो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही लिख के दे दो तुम पूरा मुझे, मेगा एग्जाम्शन में है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब मैम हमारा तो आईडीटी है नहीं, तो मैंने तो प्रिया को ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस दे दी, तुम मुझे सेंड कर दो पीडीएफ। अब स्वाति, मैंने मैम मेगा एग्जाम्शन तो किया नहीं, तुमने अभी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करके रखा ना, पूरा सेक्शन नंबर 15 लिख के दो मुझे। तुम्हारे पास टाइम कितना है? टाइम मैनेजमेंट कर ले आज, जीवन में आई है तो टाइम मैनेजमेंट भी कर ही लेते हैं। तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट टाइम है। बाकी सब लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं, स्वाति वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख रही है, प्रिया लिख चुकी है। सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम दिया, 5 बजने वाली है, और तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? वो 5 मिनट ही बचे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लिखो। और जो पहले 2 लोग सेंड करेंगे मैं उसका चेक कर पाऊंगी। कार्तिक, यू ऑल्सो राइट क्लॉजेस, है ना, 5 क्लॉजेस।
प्रिया जब तक सेंड कर दो, तुमने तो लिख लिया होगा। टाइम अप, 5 बज गए, कॉपी ले ली गई है, चलो जल्दी जल्दी पीडीएफ सेंड करो, जितना लिखा चलेगा। इज इट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन प्रिया, चेक करने के लिए? क्या चेक करूंगी मैं उसमें, बताओ? वुड आई बी एबल टू चेक? वो तो रफ वर्क है तुम्हारा, एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाओगी? देन मैम फुल टेस्ट होंगे ड्यूटी के सितंबर में? क्या? फुल पेपर का टेस्ट होगा? नहीं, 3 शेड्यूल्स में डिवाइडेड रहेगा। वो शेड्यूल तुमको मैं डीटी का 2 दिन में दूंगी और कल तुमको आईडीटी का मिल जाएगा। बट एक दिन सैटरडे टेस्ट है, एक दिन संडे, मतलब सैटरडे संडे तुम्हारे टेस्ट रहेंगे। फोटो सेंड मत करो, पीडीएफ सेंड करो। चलो कंसेंट्रेट है, चलो चेकिंग करना भी सीख ही लेते थोड़ा, ठीक है? सर्विस टू और बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर्विस प्रोवाइडेड, व्हाट इज दिस? सर्विस प्रोवाइडेड, बोलो ये किसकी? बाय, service provided by to educational institute to student staff। सबसे पहली चीज, इफ आई एम चेकिंग द कॉपी, पहली चीज कि ये नहीं कि मेरी मिस्टेक सबके सामने आ रही है, वो तो होना ही चाहिए। चलेगा, आ रही है सबके सामने तो चलेगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप अभी है, ठीक है? एक रीजन बताती हूँ व्हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल। पहला तो अभी तुम्हें पता है, स्पीड के लिए, स्पीड अच्छी नहीं तो वहीं तुम चले गए, 40 नंबर तो स्वाहा। सेकेंड चीज, योर वे ऑफ राइटिंग। होता है कि तुम्हें बता तो दिया मैंने सारे कॉन्सेप्ट, पर तुमने समझा क्या और तुम लिख क्या रहे हो, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तुम अभी ये फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखना चाहते हो, सर्विस प्रोवाइडेड टू, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, सर्विस प्रोवाइडेड टू। तुमने बाइफर्केशन ही नहीं किया कि पहले तुम बाय के बारे में बात कर रहे हो कि टू के बारे में बात कर रहे हो। फिर ये स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी गायब है यहाँ से, स्टाफ और फैकल्टी में डिफरेंस होता है। सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ स्टूडेंट,
सबसे पहली चीज क्या तुम शिवम समझ रहे, आई गेस ये तुम्हारी कॉपी है ना? यस मैम। समझ रहे हो राइटिंग स्किल्स? पहली चीज तो बार बार टू लिखने का रीजन क्या है, 2 बार टू लिख रहे हो, और टू और बाय तुम साथ में लिख नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि अगर तुम टू और बाय साथ में लिख रहे हो तो ये तो प्रोविजन में ही साथ में नहीं लिख के रखा, तुम साथ में लिखोगे तो वो मार्क्स कैसे देंगे? आ रहा है समझ में सबको कि ये राइटिंग स्किल्स है? अभी और देख लेते हैं फिर। सर्विस रिलेटिंग टू कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, ठीक है, सर्विस रिलेटेड टू कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील। अब मुझे बताओ, सिर्फ ये पढ़ के मुझे बताओ, ये सर्विस तुमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को दी? और क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट था कुछ? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का था। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट था, पर यहाँ पे एक चीज बताओ, मैं देख के कैसे समझूं कि तुमने सर्विस दी कि तुमको सर्विस मिली? क्या हुआ यहाँ पे? आर यू लैकिंग इन दैट सेंस कि कहाँ सर्विस किसको देनी है वो तो हम लिख ही नहीं रहे। अब इंक्लूडिंग तुमने देखो क्या लिखा है, तुमने लिखा है सर्विस रिलेटिंग टू कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील। अरे मिड डे मील तो कैटरिंग में इंक्लूडेड है, लेकिन किसका मिड डे मील इंक्लूड करना था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, प्राइवेट वाले भी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी मिड डे मील देगा, सबका एग्जाम्पशन है। याद आ रहा है? पर अगर ये देने वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे रहा है तब यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि ये हायर सेकेंडरी तक है या नहीं है। फिर सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विस, अब मुझे तुम में से कोई एक बताओ इसमें क्या मिसिंग है? सिक्योरिटी हाउसकीपिंग सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या मिसिंग है? ट्रांसपोर्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिसिंग है। और सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका कोई सेंस है क्या कि एकदम इन तुमने किसी पर्पस से लिखा है कि शिवम, कि जस्ट इन वो लिखा गया हमसे? मैम जल्दी जल्दी में लिखा गया। जल्दी जल्दी में लिखा गया, और पता है तुम्हारी जल्दी जल्दी में वो सही लिखा गया, क्योंकि अगर ये हाउसकीपिंग सर्विस होती है, सिक्योरिटी सर्विस है, तो वो उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड होना चाहिए, उसके लिए वर्ड लिखा है इन सच इंस्टीट्यूट। अगर तुम यही जाके बाहर प्रोवाइड करोगे, सपोज मेरी इंस्टीट्यूट का एनुअल फंक्शन चल रहा है स्कूल के बाहर, तो वहां पे ये नहीं काम आएगा। वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग होगी, उसी स्कूल के अंदर सिक्योरिटी होगी, तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। समझ रहे हो? तो एक चीज बताओ, प्रिपरेशन कैसे की? अगर तुमने सिर्फ रिवीजन वीडियोस देखे और सिर्फ क्लासेस देखे और खुद ने रीडिंग ढंग से नहीं की वर्ड टू वर्ड, तो ये नतीजा उसी का होता है कि जब तुम सिर्फ सुनते हो, मैंने अभी तुम्हें आधे घंटे में कितनी चीजें बोली होंगी, तुम्हें वो भी याद नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं तुम्हें बोलने का मतलब है सबको बोल रही हूँ कि जब तुम सिर्फ सुनते हो ना, तो रिटेंशन पावर नहीं होती उतनी जितना जब तुम पढ़ोगे और सोचोगे यार ये सच लिखा है, क्वेश्चन में देखा, अब पता चल रहा है अच्छा ये सच का भी कुछ मीनिंग निकलता है। आर यू गेटिंग? तो राइटिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाके अचानक से ये इम्प्रूव नहीं होती। एवरीडे इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। और एवरीडे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है? रोज कम से कम एक प्रोविजन तो लिख लो, एक बार तो लिख के देखो कि तुम करते क्या हो। फिर हम ब्लेम पता है क्या करते हो? इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इंस्टीट्यूट की चेकिंग अच्छी नहीं है। जैसे मैंने किसकी कॉपी चेक की थी, आई गेस गौरव तुम्हारी थी या किसकी थी, आई डोंट नो, उसमें तुमने वर्ड यूज किया है एसएससी। आईडीटी में कभी भी एसएससी वर्ड यूज नहीं होता, आईडीटी में हमेशा पर्सन वर्ड यूज होता है। तो जितनी जगह तुमने एसएससी लिख के रखा, हमने सारी जगह मार्क्स काट लिए। यस मैम। तुम क्या सोचोगे, मैं तो सब सही लिख के आया हूँ, फिर मेरे मार्क्स कैसे काट लिए? तो ब्लेम तुम किसको करो? खुद को। इंस्टीट्यूट की स्टेप बाय स्टेप चेकिंग है, सच बोल रहे हो, इंस्टीट्यूट की चेकिंग स्टेप बाय स्टेप है। ये ब्लेम करना बंद कर दो कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता। अच्छा तुम खुद बताओ शिवम, इस कॉपी को अगर तुम चेक कर रहे होते तो क्या, अगर तुम्हें सब अच्छे से पता होता, तुम्हारे सामने सजेस्टेड रखे, तुम मार्क्स दोगे? उतने नहीं होते, नहीं दे सकते तुम मार्क्स, चाह के भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग होती है तो सामने सजेस्टेड रखा होता है, और सजेस्टेड में हाईलाइट होते हैं वो कीवर्ड्स। तो जब भी तुम मेगा एग्जामिनेशन करो, टू और बाय पे फोकस करना मैंडेटरी है। टीडीएस टीसीएस भी करोगे तो टू और बाय पे फोकस करना मैंडेटरी है। और साथ ही साथ मैंडेटरी है तुम्हारा किन कंडीशन में एग्जाम्प्ट है या किन कंडीशन में टीडीएस टीसीएस लगता है और क्या एक्सेप्शंस है।
जब तक तुम ये सारी चीजें लिख के नहीं आओगे, टीडीएस में क्या क्या लिखना होता है, डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, कौन मतलब कंडीशंस क्या है जब तुमको टीडीएस डिडक्ट करना है, और एक्सेप्शंस क्या है, और वो कैलकुलेट भी करना होगा अमाउंट। ये पांचों चीजें 6 चीजें जब तुम लिख के आओगे ना, तब 4 में से 4 मिलते हैं। स्वाति तुमको पलक का केस पता है ना, कि एक चीज वो भूल गई थी लिखना, उसने सजेस्टेड कॉपी भेजी थी मेरे को, वो तुम्हारी आंसर शीट, एक चीज लिखना भूल गई थी और एक चीज के लिए 4 में से 2 भी दिए, और जब सारी की सारी चीजें उसने लिखी ना टीडीएस की, तो उसको 4 में से 4 भी मिले। तो तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू टीडीएस टीसीएस, तुमको डिडक्टर, डिडक्टिव, उसके बाद किन कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट होता है, रेट क्या है, और कैलकुलेशन ऑफ रेट, ये लिखना पड़ेगा। अभी शिवम, आई होप थोड़ा सा ही मैं चेक कर पाई हूँ, बट यू आर गेटिंग कि क्या लिखा है हमने, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, वेयर ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड, I can't read this, where all the service provided by or to, तुम बाय आना है यहाँ पर, ठीक है, गलत लिख रखा मैंने। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप टू हायर सेकेंडरी, तो बाय तो जम ही नहीं रहा। जब सारी सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, हायर सेकेंडरी वाली ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो शिवम, वो स्कूल वाला था ना कि 12th क्लास तक, तो वो तो जब ये लोग सर्विस लेते हैं ना, हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, मैं अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रही हूँ, तो 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के केस में तुमको चेक करना है कि वो लेवल कौन सा है। इसके लिए तुम वापस से, अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मेरा देखो, और अगर जिसके भी देख रहे हो एक बार फिर से लेक्चर देखो, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जब लेते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस, तब वो बाइफर्केशन होता है, और जब वो सर्विस दे रहे हैं तो कोई भी सर्विस देंगे स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को, सब एग्जाम्प्ट, कोई भी मतलब कोई भी सर्विस टू स्टूडेंट, स्टाफ एंड फैकल्टी बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, देते वक्त कोई भी दे सकता है, बस देने में स्टूडेंट, स्टाफ एंड फैकल्टी को देना है, और लेते वक्त कौन ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिवम का इतना ही चेक किया। अब मैं एक किसी और का ले लेती हूँ, लेट्स से एक मीनल का ले लेते हैं। चलो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इफ प्री स्कूल और स्कूल अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक दिस, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कुछ था ही नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो वर्ड ही प्रोविजन में यूज नहीं हुआ। फिर एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बताना चाह रहे हो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही सही नहीं है। देन फॉलोइंग सर्विस टू प्री स्कूल, ओनली प्री स्कूल एक्सेट्रा, प्री स्कूल एक्सेट्रा क्या होता है, प्री स्कूल एक्सेट्रा क्या होता है, तुम समझ रहे हो तुम लोग की राइटिंग स्किल्स क्या है, मतलब क्या है, और ये राइटिंग स्किल्स के मार्क्स वो कैसे देंगे, बस मुझे ये बताओ। तो वेदर तुम अभी सेकंड बुक दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पर हर्षा और कार्तिक आर यू गेटिंग कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग, और सीए का स्टूडेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है अब हम बड़े हो चुके हैं तो राइटिंग स्किल्स तो हम वहां पे जाके सब लिख लेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब भी मैं अगर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट अब भी की अभी समझाऊंगी, तुम अब भी की अभी भी उसको नहीं लिख पाओगे, क्योंकि लिखने के लिए याद होना जरूरी है। ये सेशन मैंने तुम्हें टारगेट्स देने के बाद इसीलिए रखा है क्योंकि तुमने पूरे अपने हाथ पैर मार के पूरा टारगेट्स कंप्लीट कर लिए। अब अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हमारी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है? क्या हमारा रिटेंशन पावर बहुत अच्छा है? अगर तुम्हें डीमोटिवेट होने की जगह अब समझ जाओ कि अब भी राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करना है, मुझे लर्निंग स्किल्स पे भी फोकस करना है, और राइटिंग स्किल्स पे फोकस करोगे तभी तो स्पीड आएगी, और स्पीड अच्छी होगी तभी तो 40 में से शायद तुम 20 नंबर बचा पाओगे। क्योंकि 40 तो ऐसा नहीं कि तुम सारे 100 मार्क्स के पेपर करके आ जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल शायद ही होगा। तो आर यू गेटिंग टफ? जाए तुम 20 मार्क्स बचाओगे, हो सकता है 190 पे जब हम अटक जाते हो, बट 20 में से मुझे अगर 10 भी आ गए
200 पे PASS हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, CA इज नॉट ओनली अबाउट बहुत सारी बुक्स। मैं बोलूंगी एक बुक को बार बार पढ़ लो और जितना हो सके क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। तुम्हारे क्यूमुलेटिव रिवीजन होते ही नहीं है। तुम पहले पूरा कोर्स खत्म करोगे, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठा लोगे, फिर बोलोगे मैम वो तो पुराना भूल गया, तो भूलोगे ना। मैं अब भी जो बोल रही हूँ तुम कल पूछूंगी ना तुमसे, तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा मैंने कितने पॉइंट्स अब भी बोले। तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि तुम 20 दिन बाद एक चैप्टर को फिर से उठाओगे, 20 दिन बाद फिर से एक सब्जेक्ट को उठाओगे और ये हो जाएगा। सो क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब कल जब पढ़ा है ना, तो आज सिर्फ एक बार आंख बंद करके कि यार कल मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 15 में ये 4-5 चीजें पढ़ी थी। आंख बंद करके रिकॉल करो, री रीडिंग मत करो। तुम्हारा रिवीजन का तरीका है ये मैंने उठाई बुक, हाँ भैया ये पढ़ रहे हैं, मतलब तुम क्या कर रहे हो, दिमाग को तो दिख रहा है ना, तो उसको पता चल रहा है कि मेरे को रीडिंग करना आती है। और तुमको क्या लगता है मुझे सब याद भी है? याद होना तब पता चलता है जब तुम रिकॉल करते हो। तो 3 मिस्टेक्स मुझे लिखनी चाहिए ऑफ अ CA स्टूडेंट। पहली, लर्न नहीं करते, तुम बस पढ़ते जाते हो, बोलते आता है आता है आता है। सेकंड, राइटिंग स्किल्स नहीं है। जब राइटिंग स्किल्स नहीं है तो वहां दिमाग सोचता है कि मुझे क्या लिखना है, और वो ये क्या लिखने के चक्कर में स्पीड भी कम होती है, परफॉर्मेंस भी कम होती है। एंड थर्ड क्या हो गया बोलो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते ही नहीं हो, तुम री रीडिंग करते हो। क्यूमुलेटिव री रीडिंग, फिर से खोल खोल के पढ़ते जा रहे हो, तो दिमाग को पता कैसे चल रहा है कि क्या नहीं आता है। समझ एक बार मेरा चेक करके बताइए ना। एक वो तुम्हारा मैं अलग से फिर से कर दूंगी, अदरवाइज बहुत एक्सटेंड करेगा। तुम्हें 3 चीजें समझ में आई, तुम्हें किस पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, लर्न करो चीजों को, समझो पहले। ऐसा नहीं कि रटन विद्या कल से करने लगे, मैम ने कहा था लर्न करना तो मगअप कर रहे। पहले समझो, समझने के बाद लर्न करो, लर्न करने के बाद रैंडमली 2-4 चीजें तो लिख लो, और लिखने के लिए क्वेश्चंस लिखो। कौन से क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हें दिख जाते हैं ना ये टफ है, समझ में आता है, तुमको भी समझ में आता है कि ये टफ वाला क्वेश्चन है, ITC का रूल नंबर 43 का ये क्वेश्चन टफ है, लिखो उसको। फिर चौथी चीज, देख के आंसर राइटिंग कब तक करोगे, देख के क्वेश्चंस कब तक सॉल्व करोगे। एग्जाम तो बिना देखे ही निकलेगी ना। अभी तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन आ गया, हाँ मैंने सब देख लिया, हाँ ये लिंक होता है, और जब बिना देखे अगर मैं अभी तुमसे कुछ पूछ लूं, मैम ये तो आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता? क्योंकि तुमने उस फेज में जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने तुम्हारे दिमाग पे जोर डाला ही नहीं। तुम एक बार क्वेश्चंस देखो, खुद सोचो कि इसमें लिखना क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या लिखना है, तब तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा वो प्रोविजन समझ ही नहीं आया था, और तुम्हें लग रहा है सुन सुन के कि प्रोविजन समझ में आ गया। तो 4th स्टेप, जब भी क्वेश्चन करोगे कसम खा लो ये चीज कि आंसर मत देखो। जब तक तुम आंसर देखते रहोगे तुम्हारे दिमाग को ये समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या चीजें नहीं आती है। और ये मैं पूरी क्लास में मेरे ख्याल से मैंने रिपीट किया है, जिन्होंने DT भी किया IDT भी किया उनको पूरी क्लास में यही रिपीट करती हूँ हमेशा, क्वेश्चन हमेशा बिना देखे करना सीखो, तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा लिखना भी नहीं आता है, समझ भी नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग कहाँ से करे। तो हमेशा क्वेश्चन बिना देखे, और मैम ऐसे क्वेश्चन बिना देखे करेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो लगाओ 2 घंटे का टाइमर, काउंट करो कि तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैम पेपर में 15 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं, तो 15 क्वेश्चन कितने घंटे में तुमको सॉल्व करने होते बोलो? 15 क्वेश्चन कितने घंटे में सॉल्व करने होते पेपर में? 3 घंटे, 180 मिनट। 3 घंटे? कौन बोलता है 3 घंटे? एक और अपन आई ओपनिंग कर ले, एकदम से आंखें खोल लेते। चलो, सबसे पहली चीज हम बोलते हैं कि पेपर रीडिंग के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 15 मिनट मिलते हैं। गलत। क्यों? सबसे पहले मेरी वही लाइन कि तुम रोल नंबर तो भरोगे उन्हीं 15 मिनट में, रोल नंबर की फॉर्मेलिटी पूरी करोगे कि बिना करी दे के आओगे कॉपी? मतलब 2 मिनट तो मानते हो ना कि रोल नंबर फिलिंग में निकल जाएंगे, तो 15 मिनट में से 2 मिनट कहाँ गए तुम्हारे रोल नंबर में? और किस्मत से तुम सबसे लास्ट में बैठे हो, तुम्हारे तक पेपर आते आते 1 मिनट निकल गया। आर यू गेटिंग? क्यों मैं इतना प्रिसाइज जा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये मान लो कि पेपर जब तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तो पेपर रीडिंग के लिए सिर्फ तुम्हारे पास कितने मिनट होंगे? 12 मिनट्स। अब 12 मिनट्स में तुम क्या करते हो? पेपर ओपन किया, हाँ देख रहे ये, तुम सच बताओ 12 मिनट्स में तुम रीड भी कर लेते हो पेपर? समझ भी लेते हो उसमें आया क्या है?
वो तो एक बहाना होता है बस ऐसा दिल को बहलाने के लिए कि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे, हमने देख लिया पेपर। वो जो तुम्हें 12 मिनट्स मिलते हैं, तुम्हारा काम है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे निकालना जो एकदम बढ़िया से पढ़ लिए, और जैसे ही 2 बजेगी वो 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करेंगे। अब मैम वो कैसे करेंगे? डीटी में मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा असेसमेंट ऑफ कंपनी और पीजीबीपी का ही होता है। तुम निकाल लो जितने पेपर निकालने, वो असेसमेंट ऑफ कंपनी होता है और पीजीबीपी होता है। किसी अटेम्प्ट में वो देंगे तुम्हें एलएलपी वाला, किसी अटेम्प्ट में एलएलपी मिलेगा। मतलब मुझे पता है, मेरे दिमाग को ये 12 मिनट है, मैंने ये पेपर खोला और पेपर खोलते से अरे क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया, असेसमेंट ऑफ कंपनी। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 1 तो असेसमेंट ऑफ कंपनी, मतलब पता है ना, उसको अभी पढ़ना नहीं है। क्यों? उसको पढ़ के क्या करोगे? अभी तो आगे के देखो। या तो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का होता है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का होता है। तो जब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का था, मुझे बस 1 मिनट दो। चलो, तो जब तुम्हें पता है क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 चैरिटेबल होता है, तो आर यू गेटिंग? वही 12 मिनट में जैसे मैंने पेपर खोला 2 या 3 पे जंप करने का, 2 और 3 पे जंप करके समझ में आ जाएगा अपने फेवर में है नहीं। और अभी बता दो, इंस्टीट्यूट का कल्चर चल रहा है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा है। तुम्हें चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है कि केस स्टडी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 या 3 देख लिया, चलो 2 नंबर। अब चेक करो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन ए पे है, बी पे है या सी पे है। होते ना एबीसी सेक्शन के डिवीजन, क्वेश्चन के डिवीजन। मैम बी पे इंटरनेशनल टैक्सेशन मिल गया, तो देख लो तुम 3, 4, 5 या 3, 4, 6 बी पे ही इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो इससे पता है क्या चल रहा है? माइंड मैप, कि मुझे कौन से क्वेश्चन टॉपिक के कहाँ मिलने वाले हैं। और जब तुम्हें वो टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरनेशनल को सबसे पहले चूज करना, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं देते तो डीटीडब्ल्यूए ही देते। ये सब कहाँ से पता चल रहा है? पास्ट के पेपर्स को एनालाइज कर लो। मैम चेंज हो गया तो क्या 100% चेंज हो जाएगा? चेंज होगा पैटर्न तो क्या 100% होगा? 20% होगा, 30% होगा, फिर भी 70% तो हमारा नोन है ना। आर यू गेटिंग? तो जब भी वो ट्रांसफर प्राइसिंग देते डीटीडब्ल्यूए नहीं होता है, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी होती है तो डीटीडब्ल्यूए होता है क्वेश्चन में। और जब भी डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन होगा 2 कंट्री ही होती है उसमें, 1 कंट्री वाला नहीं होता। फिर डीटीडब्ल्यूए जब तुम कर रहे हो, तुम डिडक्शंस पे चले जाओ। जितने डिडक्शंस तुमको कौन से सबसे मेन वो पूछते, वो वाला कौन सा? 80D, मेडिकल इंश्योरेंस। पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है, उसी की बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बनाते रहते हैं। तो डिडक्शन सारे नहीं पढ़ने होते। मैंने किसी स्टूडेंट को कॉल किया, बहुत दिन से रिप्लाई नहीं करी थी, वो बोल रही मैम मैं एग्जाम्प्ट इनकम कर रही हूँ बैठ के। अरे भाई, आईपीसीसी में एग्जाम्प्ट इनकम काम का था, तुम्हें हो सकता है वो 1 नंबर का भी नहीं मिलेगा। तो तुम समझ रहे हो कि फोकस कहाँ करना है? डिडक्शन की सिर्फ लिस्ट है, वही डिडक्शन करने हैं। बाकी के एक बोलते हैं ना रेसिडुअल रिस्क, हटा सकते हैं, बट जो पता है आने वाला है उसको तो हटा नहीं सकते। तो ये 10 मिनट्स जो 12 मिनट्स मिले, उसमें तुम्हें ये समझना होगा कि पेपर में कौन से चीज की कहाँ पोजीशन है। और उसके बाद तुम क्या करो मैम, इंटरनेशनल अच्छे से आता है, चैरिटेबल अच्छे से आता है, पहले के 5 मिनट में चेक कर लिया कौन सी चीज कहाँ है। और अब देख लो, चैरिटेबल अच्छे से पढ़ लो, इंटरनेशनल के 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। इससे क्या होगा, जैसे ही 2 बजेगी मेरे वो एक्चुअल में वो 12 मिनट्स यूटिलाइज हुए कि मैंने 2 क्वेश्चंस निकाल लिए, और जैसे ही 2 बजे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैम अब का टाइम वेस्ट होगा, अब तो पूरे 3 घंटे ना, क्यों बाकी का पेपर नहीं पढ़ोगे? वैसे भी तुम क्या 10-15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेते थे? अभी भी तो बाकी का पेपर पढ़ने पर समझ लो, वो 12 मिनट्स यूटिलाइज होने का मतलब शायद वो 10 मिनट वहां बचे जहां मुझे लिखना होता है, मेरा एक क्वेश्चन में लिख पाऊंगी। आर यू गेटिंग? अब का टाइम वेस्ट होगा। क्यों? एमसीक्यू नहीं पढ़ने बैठना है तुमको, नहीं करके 15 मिनट एमसीक्यू के नहीं निकाल सकते। और उसमें भी जो तुम्हारी केस स्टडी होती है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, वो केस स्टडी अपने आप में 10 मिनट की होती है, दोनों मिला के। तो आर यू गेटिंग? मैं कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ एमसीक्यू के लिए 20 मिनट निकाल दो, 20 नहीं 15 मिनट ही निकाल दो।
तो मतलब मैम 3 घंटे नहीं है, नहीं, सिर्फ एमसीक्यू 15 मिनट्स लेके जाएगा रीडिंग के, तो कितना टाइम है वहां पे भी 2 आवर्स, और आगे बोलो कितना टाइम है, बोलो 45 मिनट्स। नहीं नहीं रुको रुको, अभी हम सोचेंगे भी तो मैम उसमें बीच में बैठ के कोई चीज नहीं आ रही होगी तो वो भी 5-10 मिनट सोचने में लगाएंगे, अच्छा चलो 10 मिनट उसके भी निकाल देते हैं। मैम फिर रुको, बाकी का पेपर भी तो पढ़ना है, बाकी के पेपर के भी तो 10 मिनट तो दो कम से कम। अरे हाँ, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअल में हमको सिर्फ 2 आवर्स 20 मिनट्स ही मिलते हैं, सॉरी 2 आवर्स 40 मिनट्स ही मिलते हैं। तुम कैलकुलेशन लगा के देखो, 10 मिनट तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने के निकालोगे, 10 मिनट तो 15 मिनट एमसीक्यूज पढ़ने के निकालोगे, 10 मिनट बहुत बेयर मिनिमम बोल रहे हो, तुम भी जानते हो कि 10 मिनट में पूरा पेपर तुम नहीं पढ़ने वाले, तो नी करके तो तुमने 40 मिनट्स तो यहीं चले गए। तो आर यू गेटिंग कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ लेक्चर सुन सुन के तो रीडिंग स्किल्स नहीं आएंगी तुम्हारी। तो इसका मतलब सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, वापस से उस ट्रेडिशनल वे पे आओ कि जब तुम लोग बुक्स पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ोगे तब तो रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, और रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तभी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सिर्फ रिविजन लेक्चर सुन सुन के काम नहीं बनता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर एक्चुअल में कड़वा सच है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते, अनलेस एंड अनटिल कोई और ऐसे रीजन हो कि कुछ ऐसा भयंकर हो गया अपनी लाइफ में कि हम अटेम्प्ट्स नहीं दे पाए, अटेम्प्ट बिगड़ गए। अदरवाइज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मुझे तो बहुत क्यूमुलेटिव रिवीजन लगते हैं, और मैं तो लिख लिख के जब तक नहीं करूँ मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से ऐसा लगता ही नहीं कि कॉन्सेप्ट आया। तो मैं तो बिल्कुल ब्रेवली एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड आई एम हैप्पी टू बी एवरेज, क्योंकि मैं मेहनत करके फिर करती हूँ, मुझे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, क्योंकि डीटी एंड आईडीटी सेल्फ किया हुआ है, और अभी तक भी मुझे लगता है कि कई जगह मुझे बुक नहीं ओपन करनी होती, क्योंकि इतना क्यूमुलेटिव रिवीजन करके रखा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखी है कि बिना देखे मैं करवा सकती हूँ आज भी और अभी भी। और मुझे नहीं पता तुम्हारी क्लास खत्म हो, आई गेस 20 दिन तो हो गए कम से कम, शायद 31 जुलाई को, तो मैंने तो इसका मतलब आईडीटी क्यों खोलूंगी मैं, मतलब क्या मुझे आईडीटी से, आर यू गेटिंग? कारो वालों पे आ जाए तो तुम एक चीज समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग, यही 3 चीजें जो तुम्हें वहां तक लेके जाएंगी। और पेपर के पैटर्न को समझो, जब तुम पैटर्न समझ जाओगे ना तो फ्री हो जाओगे कि पता है कि ऐसा ऐसा दिखता है। तुम डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में पेपर देखते हो तो तुम्हारा दिमाग टेंशन में आता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कहाँ क्या है, और वहीं गिव अप हो जाता है। सो जब भी तुम लिखोगे टाइमर लगा लगा के लिखो कि मुझे ये चीज 10 मिनट में लिख के ही रखना है, ऑटोमेटिकली दिमाग को टाइमिंग की आदत हो जाएगी। हम पूरी क्लास में ये टाइम मैनेजमेंट ही करते हैं, मैं टाइमर लगा देती हूँ और ये लोग लिखते हैं, तो वो तुम अपने आप वो प्रैक्टिस में लाओ, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटरिंग में इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे कि लिखना है, टाइम लगा के लिखो, लर्न करो, लर्न करने के बाद क्यूमुलेटिव रिविजन करते रहो, छोड़ दोगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाली बात है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? जिन जिन लोगों का फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप नहीं है, फर्स्ट ग्रुप वाले भी ये समझो कि व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, 40 नंबर का ऑडिट में स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, एंड कुछ भी कर लो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कम्स फ्रॉम ऑडिट प्रोनाउंसमेंट, आता तो वो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से। अब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑथर की तुम बुक करोगे ना तो कहीं ना कहीं कट शॉर्ट तो होता है। अब कट शॉर्ट पढ़ रहे हो तो कट शॉर्ट पढ़ने के बाद लैंग्वेज कैसे लिखोगे प्रॉपर, तो नहीं 2 मिनट रुक जाओ, मुझे लास्ट में कुछ बोलना है। ग्रुप 2 वाले भी 2 मिनट रुको, क्योंकि इनका सिर्फ स्टैंडर्ड ही बताना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इनके लिए भी कॉमन है कि पढ़ो, लिखो, याद करो और सी बनो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज, मैम हमको तो बहुत टाइम लग जाएगा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट करने बैठेंगे, तो अगर हम रिविजन वीडियो को पॉज करेंगे तो मैं बार बार 15-15 मिनट में, याद है मैंने बोला था एक वीडियो में कि जो भी रिविजन वीडियो देख रहे हो 15-15 मिनट बाद पॉज करके याद करो कि बोला क्या है। मैम टाइम लग जाएगा, तो एक काम करो, अभी ये टाइम सेव कर लो, दूसरी बार फिर डबल टाइम लगाना उन्हीं चीजों को ढंग से करने के लिए, या तो दूसरा अटेम्प्ट लगा लेना। आर यू गेटिंग? या तो एक बार में मेहनत कर लो और फिर एक्चुअल रिविजन करो, या फिर बार बार उसी को क्लियरेंस में लेते जाओ, फिर तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से। एक बार में तसल्ली से याद करोगे तो दूसरी बार एक्चुअल में रिविजन होता है।
कि दिमाग को समझ तो आ गया कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो व्हेन इट कम्स टू ऑडिट प्रोनाउंसमेंट, मैम इतनी मोटी बुक है, नहीं पढ़नी तुमको इतनी मोटी बुक, मुझे भी समझ में आता है। ये दिख रहा है सबको? स्क्रीन शेयर है? बोलो हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। आगे के लिए भी तुम Yes, लोग ma'am. समझ लो कि ये सब नहीं पढ़ना है मुझे। ये जब ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये तो पढ़ना ही नहीं किसी कीमत पे, ये भी नहीं पढ़ना। तो करना कहाँ से? सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करो और यहीं पे देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या। व्हेन इट कम्स टू ऐसे 200 रीजनेबल एश्योरेंस देना है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके रीजनेबल एश्योरेंस देना है। ये कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें वहां लिखने हैं, वो कीवर्ड्स के ही मार्क्स हैं। मैम ये करने के बाद डेफिनेशंस करनी है क्या? नहीं, सिर्फ वो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें जैसे ऑडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट रिस्क अपने आप में कई चीजों से लिंक करता है। कल तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा स्टार्ट में कि ऑडिट रिस्क का एक लिंकेज कितना बड़ा है। इसका मतलब मैम सिर्फ काम की चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी इंस्टीट्यूट पूछेगा तुमसे डेफिनेशन कुछ भी इसकी, कुछ नहीं पूछने वाले, ये सब नहीं पढ़ना होता है। तो मैम करना क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ो, सिर्फ इसी वाले ऐसे में तुमको डेफिनेशन दियो, फिर डायरेक्ट और रिक्वायरमेंट्स पे। ये रिक्वायरमेंट सारे तुमको पढ़ने हैं अच्छे से, और ये क्लोज, ये मत नहीं पढ़ना A1 वाले पैराग्राफ, ये सब नहीं पढ़ने हैं तुम्हें। मैं जो पैराग्राफ बताऊंगी सिर्फ इसके वही पैराग्राफ तुमको क्या करने हैं? लर्न करने, सिर्फ वही पैराग्राफ लर्न करना। क्यों? क्योंकि जब इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन फ्रेम करता है ये ऑडिट प्रोनाउंसमेंट के ये वाले पैराग्राफ्स के ऊपर, और नहीं तो तुम देख लेना कि जब वो कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, कहीं पे एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, वो सब तुमको ये A1 A2 वाले पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे और वहीं से उठ के आते हैं। तो इसका मतलब ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में से तो आधा हट गया। तुम्हें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, फिर रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना। वो A1 A2 पैराग्राफ जितने मैं बोलूंगी सिर्फ वो याद करना, और दूसरी बार मेरे जो मैं तुम्हें PDF देने वाली हूँ सिर्फ वो रिविजन करना है, सिर्फ वो। क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट प्रोनाउंसमेंट जो है, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट को ही मैंने मेरे चार्ट्स में उतारा है, और इट इज नॉट चार्ट, प्रॉपर लिख के रखा है कि सिर्फ वर्डिंग्स नहीं है, उतना ही करना है। आर यू गेटिंग? क्योंकि ऐसे फर्स्ट ग्रुप में 40 मार्क्स के भी होते हैं, तो व्हेन इट कम्स फॉर 40 मार्क्स यू कैन नॉट टेक अ रिस्क, क्योंकि ऐसे बना भी देगा, ऐसे बिगाड़ भी देगा। इसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स लिखना अच्छे से आना चाहिए कि कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कारों की एप्लीकेबिलिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बच्चों ने जब लिखा है तो वहां पे प्राइवेट लिमिटेड ही नहीं लिखा, सिर्फ प्राइवेट कंपनी लिखा है हर्षा, दैट इज रॉन्ग। कहाँ पे तुमको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है, तुम आज भी फिक्स एसेट वर्ड यूज करते हो, वो गलत है। तो जब चेंजेस आ चुके हैं तो तुमको उन चेंजेस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू इनटेंजिबल एसेट, उसमें लोकेशन नहीं लिखनी, उसमें क्वांटिटी नहीं लिखनी, पर टेंजिबल में तो लोकेशन एंड क्वांटिटी लिखनी। तो तुम समझ रहे हो कीवर्ड्स हर एक चाहिए। और लास्ट पॉइंट सबके लिए ये है, जब आंसर राइटिंग करो इतना लंबा लंबा लिखते हो, इतना लंबा लंबा लिखते हो, अरे वो बुक छापने वाले हैं, उनको लंबा लंबा लिखने का टाइम था, तुम्हारे पास नहीं है। तो क्वेश्चन को पिक करो, क्वेश्चन में क्या पूछा है उससे रिलेटेड प्रोविजन। बस क्वेश्चन में पूछा है कि वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, तो डायरेक्ट जो सप्लाई के प्रोविजन पे पहले सप्लाई लिखो, पर पूरी डेफिनेशन मत लिखने बैठना सप्लाई की। जिस चीज को उन्होंने पूछा उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखो, उसको क्वेश्चंस के फैक्ट से कनेक्ट करो, और कंक्लूजन कभी भी फर्स्ट लाइन नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि कंक्लूजन तुम्हारा गलत गया तो आगे के प्रोविजन भी नहीं पढ़ने वाले। इसलिए पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फैक्ट्स लिखना है, फिर लिंकिंग द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन विद द प्रोविजंस, और लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन की होनी चाहिए। मैम कंक्लूजन की वो लाइन की लैंग्वेज क्या होती है? क्वेश्चन में लिखा होगा वैलिड और नॉट, करेक्ट और नॉट, वही कट कॉपी पेस्ट लाइन, मिस्टर ए इज करेक्ट, मिस्टर बी इज करेक्ट, मतलब क्वेश्चन में जो फॉर्म में पूछा है ना, कट कॉपी पेस्ट वही तुम्हारा कंक्लूजन होना चाहिए। तो कसम खा लो कंक्लूजन फर्स्ट लाइन में कभी नहीं आएगा, भले ही 100% पता है यही आंसर है, नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? सो एज मच एज पॉसिबल, जितना आई वॉज एबल इतने लिमिटेड टाइम में, और तुम्हारा भी तो DT का वाइवा नहीं ले पाई, तो तुम समझ रहे हो
इतने छोटे से टाइम में बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट जब तुम कोई चीज लर्न कर लो ना तो खुद से पूछा करो यार वो ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन क्या था, किसमें डायरेक्ट था, किसमें इनडायरेक्ट था। मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेजोरिटी था या 50% था, कहाँ पे बोरोविंग 10% का दे के रखा। आर गेटिंग? खुद से क्वेश्चनिंग माइंड करो, वो चीजें याद रह जाती है। ठीक है, तो एज मच एज पॉसिबल आई ट्राई टू गिव। तुम लोग का आई होप जितने भी 2 घंटे लिए जो लिए तुम्हें समझ में आए कि वे ऑफ डूइंग। डिमोटिवेट मत हो ना, अब टाइम है तुम्हारे पास बकअप करने का, क्योंकि आईना दिख जाता है। अभी तक तुमको लग रहा था हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पर अब समझो प्रिपरेशन लर्निंग राइटिंग स्पीड सबकी होगी। ठीक है, सो आई विल शेयर द टेस्ट का शेड्यूल, और टेस्ट के शेड्यूल में हर एक चीज में तुम्हारी मार्किंग रहेगी कि तुमने क्या क्या गलत करके रखा है, उसको इम्प्रूव कर लेना। ठीक है मैम, ये ग्रुप 1 का भी टेस्ट आएगा ना? किसका? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का, लेकिन एक साथ तुम कैसे दोगे? तो तुम्हारा अलग से शेड्यूलिंग रहेगी। अभी तुम बेसिकली डीटी आईडीटी का सैटरडे को आईडीटी हो गया, डीटी संडे, क्योंकि तुम लोग के लिए तो एक साथ सब हो जाएगा ग्रुप 2 वालों के लिए। ठीक है, चलो ओके, एनी क्वेश्चन? मैम एक बार आपसे बात करनी थी। कौन है वैसे ये? ही शिवम। शुभम। तो कल मुझे ना आफ्टर 12 कॉल करो। ठीक है, अब पवन तो भाई कॉल करते ही रह गए, पता नहीं क्या हुआ। मैं मैसेज कर दूंगा, जब आप क्या होगे फिर कर लूंगा 12 आफ्टर 12। ठीक है, ओके ठीक है। एंड डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। ये आईना दिखना आई गेस एग्जाम में दिखना जरूरी नहीं था, उसके पहले ही जरूरी है। ठीक है, मैम एक बार बात करनी थी आपसे। अब कौन है? हितांशु। कौन? हितांशु। तो तुम यही कर लो ना, सब लोग बातें। मेरे को पता है, अभी पता है मन में डर आएगा, एक्चुअल में होगा, बट मेरा ना इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं है, सच्चाई दिखाना था कि टाइमर क्या होना चाहिए, सब कुछ समझो। तो ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में मैम 180 पे रह गया 190 पे रहेगा, हमारी क्या गलती थी। अब समझ लो ना, हमारी गलती है। इतना तो एग्री कर रहे हो कि नहीं हमारी गलती है? झूठ मत बोलो, सही सही बोलो, मुंह पे बोलो। यस। ठीक है, और बोथ ग्रुप वालों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो टाइम की भी कमी और चीजें बहुत सारी। और अभी किसी को भी ऐसा लगता है कि मैम बोथ ग्रुप मैनेज नहीं हो रहे, अपने आप को एनालाइज करके खुद सोच लेना कि इतना सारा लेने के चक्कर में ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ में नहीं है। इट इज नॉट कि तुम माइंड चेंज करो, पर तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन खुद समझ में आ जानी चाहिए कि कहाँ जा रही है। ठीक है, चलो कोई किसी को डाउट है जो अब भी पूछ सकता है अलग से बात किए बिना? मैम बोलो। मैं भी आपको कल कॉल करूंगा थोड़ा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो एक मिनट।